वेस्टेरोस में 133 एसी के शुरुआत में आ गया विंटर फीवर का पैंडेमिक। बट एग्जैक्टली ये बीमारी आई कहां से है? तो 132 एसी के मिड में हमने देखा पूरे वेस्टेरोस में अच्छा खासा विंटर आ चुका था और सब जगह पर विडोज का रूल शुरू था और इसी वजह से हम इस विंटर को विंटर ऑफ द विडोज भी कहते हैं। बट दूसरे तरफ पूरे वेस्टेरोस में सभी जगहों पर रेड किप का रीजेंट्स का काउंसिल किंग एगोन द थर्ड के लिए अच्छी तरीके से काम कर रहा था। अगर कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स छोड़ते हैं तो डांस ऑफ द ड्रैगन्स के बाद का जो वेस्टेरोस था वो वैसे अच्छे से ही रिकवर हो रहा था और सभी जगह पर काउंसिल ऑफ रीजेंट का अच्छा रूल शुरू था। बट देन एक भयानक पैंडेमिक विंटर फीवर के वजह से सब कुछ बर्बाद होने लगा। जैसे ही ये विंटर नॉर्थ में से सब जगह पर फैलना शुरू हो गया तो सबसे पहले थ्री सिस्टर के आइलैंड्स पर विंटर फीवर की बीमारी सब जगह पर फैलनी शुरू हो गई एंड वहीं से आया ये भयानक एपिडेमिक। थ्री सिस्टर्स के आइलैंड्स में से ये विंटर फीवर की बीमारी वेस्टेरोस में फैलने शुरू हो गई और अगले एक साल में इसने वेस्टेरोस में एक भयानक डिस्ट्रक्शन किया क्योंकि इसमें लाखों लोग मारे गए। बेसिकली ये 132 एसी के मिड में से 133 एसी के एंड तक चला हुआ विंटर फीवर का जो पैंडेमिक था वो एग्जैक्टली 59 एसी से लेके 60 एसी तक चले हुए शिवर्स के पैंडेमिक के तरह ही था। बट इस विंटर फीवर की बीमारी में उस शिवर्स की बीमारी की तरह कोई भी ऐसे एकदम शिवर वगैरह नहीं होता था, बस इंसान को फीवर आता और वो फीवर कुछ ही घंटों में, यही कुछ 2-3 दिनों में इतना ज्यादा हो जाता कि इंसान को सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता और वो उसी वजह से मारा जाता। किसी भी इंसान को विंटर फीवर हो जाता है, एक बार टेम्परेचर राइज होना हो जाता है तो मैक्सिमम उस इंसान की 4 दिनों के अंदर मौत पक्की ही समझो। तो 132 एसी के मिड में यही कुछ अगस्त के आसपास ये विंटर फीवर सब जगह पे फैलना शुरू होता है और धीरे धीरे करके सब जगह पर लोग मरने लग गए। अब ऐसा भी नहीं था कि जिनको भी विंटर फीवर हो गया वो सभी तड़प तड़प कर मरते थे। इसका डेथ का रेट होता था 3 आउट ऑफ 4। तो जैसे ही ये विंटर फीवर सब जगह पे फैलने लगता है तो ये बीमारी इंसान की हैसियत, उसका टाइटल देख के तो नहीं होने वाली थी। एकदम गरीब से गरीब स्मॉल फोक से लेके एकदम बड़े बड़े लॉर्ड्स, नोबेलमैन और इवन कई सारे तगड़े तगड़े नाइट्स एकदम तड़प तड़प के इस बीमारी से मरने लग गए। तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लॉर्ड मारा गया वो थे लॉर्ड डेस्मंड मैंडरली ऑफ व्हाइट हार्बर। तो ये लॉर्ड डेस्मंड मतलब मेड्रिक और टोरेन के पिता थे और उनके मरते ही उनका बड़ा बेटा मेड्रिक मैंडरली वहां का लॉर्ड बना जो अभी वहीं पर था। बट सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही मेड्रिक वहां पे लॉर्ड बना रहा और 2 हफ्तों के बाद में सैडली उसे भी विंटर फीवर हो गया और उसमें मेड्रिक मैंडरली भी मारा गया। तो विंटर फीवर का बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर हाउस मैंडरली को लगा था और वहां के आइकॉनिक मर्मन्स कोर्ट पर से व्हाइट हार्बर पे रूल करने के लिए कोई भी लॉर्ड मैंडरली मौजूद नहीं था। तो जैसे ही ये सैड न्यूज काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में टोरेन मैंडरली को पता चलती है तो तभी के तभी टोरेन मैंडरली काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में रिजाइन करता है और वो क्विकली व्हाइट हार्बर लौटता है एज द न्यू लॉर्ड मैंडरली ऑफ व्हाइट हार्बर। देन धीरे धीरे ये विंटर फीवर सब जगह पर पूरे वेस्टेरोस में फैलना शुरू हो गया। शिवर्स की बीमारी ने जैसे 59 एसी से लेके 60 एसी में किंग जहेरिस के टाइम पीरियड में एक कोहराम मचाया था, वैसे ही ये एक विंटर फीवर की पैंडेमिक आई थी वापस कोहराम मचाने के लिए। 133 एसी का विंटर फीवर सब जगह पर फैलने लगा और उसी कारण टाइलैंड लैनिस्टर ने सभी किंग्स लैंडिंग के दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया। बट वैसे कुछ भी करने के पहले इट वॉज टू लेट। किंग्स लैंडिंग में धड़ाधड़ लोगों को फीवर आने लग गया और यही कुछ 2-3 दिनों में लोग तड़प तड़प कर मरने लग गए। किंग्स लैंडिंग के रास्तों पर यहाँ वहां पर लाशें बिछनी शुरू हो गई और वेस्टेरोस वापस बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसा। किंग्स लैंडिंग में विंटर फीवर घुस तो गया था बट रेड किप में इस बीमारी को आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा बट वो इवेंचुअली पहुंचा जरूर। सबसे पहले विंटर फीवर के वजह से जो इंपॉर्टेंट पर्सन मारा गया वो
था लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्सगार्ड विलिस फेल। जैसे ही वो मर गए तो उसके बाद में एक दिन अचानक से फीवर आ गया लॉर्ड लियोविन कॉर्ब्रे को, और उन्होंने एक्चुअली 7 दिनों तक इस फीवर को फाइट किया, बट वो मारे गए। देन लॉर्ड रोलैंड वेस्टरलिंग जो सिर्फ 10 दिनों के बाद में विंटर फीवर के वजह से मारे गए। इसके बाद में रीजेंट्स के काउंसिल में मैनफ्रेड मूटन को भी ये विंटर फीवर हुआ था, बट उनका नसीब अच्छा निकला। ऑलमोस्ट 15 दिनों तक वो विंटर फीवर के वजह से तड़पते रहे, बट इवेंचुअली 16th डे पर उनका तबीयत थोड़ा अच्छा होने लगा और वो इसमें से रिकवर हुए। अब ऐसे कई सारे विंटर फीवर के वजह से सैड मौतें होने लगी थी, बट इसमें से एक मौत एकदम सैड नहीं कह सकते। वन डेथ वॉज काइंड ऑफ अ मर्सी, और ये मौत थी एलिसेंट हाईटॉवर की। जब से डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर खत्म हो गया था, तब से एलिसेंट हाईटॉवर रेड कीप के एक मेहमानों वाले रूम में रह रही थी। अब वो वैसे जिंदा तो थी, वो जी रही थी जिंदगी, बट वो असल में एक जिंदा लाश बन चुकी थी। एलिसेंट हाईटॉवर एकदम ही पागल हो गई थी। कई बार वो अपने आप से बातें करती रहती, तो कई बार वो दीवारों को देख के कुछ भी बड़बड़ाती रहती। तो एलिसेंट हाईटॉवर ऐसे ही अपने पागलपन में खुदकुशी ना कर ले, वो अपने साथ कुछ भला बुरा ना कर ले, ये सब देखने के लिए वहां पर 2 मैन एट आर्म्स गार्ड्स रखे गए थे, और एक वहां पर सेप्टा रखी गई थी जो एलिसेंट हाईटॉवर के साथ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रे करती रहती, ताकि उसका दिमागी संतुलन एकदम ही बिगड़ के कुछ वो खुदकुशी ना करे। तो वो सेप्टा हमेशा कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह एलिसेंट के लिए पढ़ती रहती, और एलिसेंट वो सभी कहानियां सुन के खुश होती, कभी वो रो पड़ती, बट एटलीस्ट वो अपने आप को हार्म नहीं करती। तो एलिसेंट अभी एक बेसिकली जिंदा लाश बन गई थी, और ऐसा हो गया था कि वो मरती तो वो अच्छा हो जाता, और विंटर फीवर ने उसमें उसकी वही मदद की। एलिसेंट का ऐसा हो गया था कि शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग, और एक दिन तो उसने एक पागलपन के दौरे में अपने सभी कपड़ों को जला दिया और अपने सभी गहनों को उसने ऊपर से नीचे फेंक दिया। एक बार तो एलिसेंट ने सीधा अपने सेप्टा को बता दिया कि मैं अपने बेटों से मिलना चाहती हूँ। ओ माई स्वीट हेलेना एंड किंग जहेरिस, आई विल रीड टू हिम। मैं उसके लिए कहानियां पढ़ूंगी। जब मैं बच्ची थी, जब मैं छोटी थी, तभी मैं ओल्ड किंग जहेरिस के लिए कहानियां पढ़ती थी। तो ऐसे कुछ भी यहाँ वहाँ के किस्से एलिसेंट वहां पर सेप्टा को बताते रहती, और सेप्टा बस उसकी बातें सुनती रहती। तो ये एक थोड़ी सी अजीब ही चीज हमें देखने मिली थी कि जब एलिसेंट हाईटॉवर को ये विंटर फीवर की बीमारी होती है और वो एकदम मरने के कगार पे आ गई थी, तभी एलिसेंट हाईटॉवर सरप्राइजिंगली कभी भी अपने पुराने हस्बैंड किंग विसेरिस के बारे में बात नहीं करती। वो या तो अपने बच्चों के बारे में बात करती, या तो वो ओल्ड किंग जहेरिस के बारे में बात करती। तो ये सब देख के सेप्टा भी एकदम शॉक्ड हो जाती, और उसने ये सब चीजों के बारे में ग्रैंड मास्टर मनकन को भी बताया। मनकन ने उन्हीं सब चीजों को अपने डायरी में लिख के रखा, एंड ऑब्वियसली हमेशा के तरह उस ग्रैंड मास्टर मनकन के डायरी को रेफर किया अपने आर्च मास्टर गिल्डन ने उनके फायर एंड ब्लड बुक को लिखने के लिए। तो एनीवेज यही कुछ 5 दिनों तक तड़पने के बाद में एलिसेंट हाईटॉवर इस विंटर फीवर के बीमारी में इवेंचुअली मर गई। तो ये सब पूरे वेस्टरोस में, रेड कीप में, किंग्स लैंडिंग में वगैरह शुरू ही था। तो इसी में विंटर फीवर से बचने के लिए मशरूम ने बहुत ही फनी टेक्निक अपनाई थी। मशरूम के मुताबिक अगर विंटर फीवर होना ही है तो उसको होने दो, अगर मेरी मौत आने ही वाली है तो मैं ढेर सारी दारू पीऊंगा, अगर मौत आनी ही है तो नशे में ही आ जाए। तो मशरूम ने यहाँ वहां से रेड कीप में से वाइन की बोतलें अपने रूम में लाई, और वो दिन रात जम के वाइन पीने लगा, क्योंकि वो कहता है अरे हमें इतना वाइन पीना चाहिए, हमें ऐसे नशे करने चाहिए कि तुम भूल जाओ दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स है, बस पीते रहो और नशे में टुल्ल हो जाओ। यू शुड बी ड्रंक सो मच दैट यू शुडंट नो व्हाट विल हर्ट यू। तो अपने सभी के फेवरेट बौने मशरूम की तो कुछ बात ही निराली होती। पूरे विंटर फीवर में मशरूम सिर्फ टल्ली ही रहा। ये सब शुरू ही था तो इसी में किंग्सगार्ड सर मास्टन वाटर्स के स्क्वायर ने एक अलग ही किस्सा कर दिया। इस भाई साहब ने रेड कीप के एक खूबसूरत हैंडमेडन को बोल दिया कि वो काफी टाइम से उसका दीवाना है। इस स्क्वायर बंदे के मुताबिक वो अभी 4 दिनों के बाद में मरने वाला है, क्योंकि उसे विंटर फीवर हो गया है, और उसकी लास्ट
ख्वाहिश यही है कि वो उस लड़की के साथ में संबंध बनाना चाहता है। एंड सरप्राइजिंगली वो लड़की वो सब करने के लिए मान भी गई। बट ये भाई साहब ऐसा शातिर निकला कि उसने यही चीज और 10-12 लड़कियों को बताई और उसने उनके साथ बदतमीजी कर दी। वो हमेशा कहता, इन 4 days I'll be dead and I don't want to die without ever knowing your love। 4 दिनों के अंदर मैं तो मरने ही वाला हूँ और मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास लिए बगैर मरना नहीं है। तो ऐसी कुछ प्यारी प्यारी बातें करके वो लड़कियों को फंसाता और उनके साथ में संबंध बनाता। तो ऐसे कमीने फक बॉयज दुनिया में बहुत होते हैं, बट इस हरामी ने पैंडेमिक के दौरान साक्षात विंटर फीवर का ही सहारा लिया ताकि वो कुछ लड़कियों के साथ में संबंध बना सके। इवेंचुअली जब 1 हफ्ते के बाद में ये बंदा मरा नहीं, तभी एक एक करके लड़कियों को पता चलने लग गया कि इस कमीने ने उनके साथ में झूठ बोला है। तो वैसे तो कई सारी लड़कियां छोटे घराने की थी और ये लड़का वैसे हाई बॉर्न था, बट एक बंदी ऐसे थी जो एकदम ही रिच नोबेलमैन की बेटी थी और उसने अपने पापा को बता दिया कि इस बंदे ने क्या कर दिया है। तो जैसे ही उसके पापा को वो पता चल गया तो वो नोबेलमैन पापा उस बंदे को मारने ही वाले थे, बट इवेंचुअली उन्हें रोका गया और उस कमीने फकबॉय सर मार्स्टन वॉटर्स के स्क्वायर को वॉल पर भेजा गया। तो विंटर फीवर की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम्स यहाँ वहां पर शुरू हुई थे, बट इस विंटर फीवर में 2 अनलाइकली हीरोज बन के उभर के आए। एक थे ओरवाइल, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही बुरी चीजें पहले की थी, बट ये विंटर फीवर का टाइम मतलब ओरवाइल के लिए एक रिडेम्पशन साबित हुआ। ओरवाइल एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मेस्टर रहे थे और उनकी खासियत ही थी कि वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। ओरवाइल ने जब अपनी मेस्टर्स की चेन्स के लिए पढ़ाई करनी शुरू की थी, तभी उन्होंने शिवर्स के ऊपर एकदम पीएचडी ही कर डाली थी। उस पढ़ाई का इस विंटर फीवर के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट यूज हुआ। ओरवाइल ने दिन रात यहाँ वहां पर रेड किप में मेहनत करके कईयों की जानें बचाई, इंक्लूडिंग मैनफ्रेड मूटन की भी उन्होंने जान बचाई। उनके जो भी पोशंस थे, लिक्विड्स थे, उसके वजह से कई सारे लोग अच्छी तरीके से रिकवर होने लगे थे। तो ये ओरवाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हीरो इस टाइम पीरियड में साबित हुए थे। एंड सेकंड हीरो वाज किंग एगोन द थर्ड खुद। तो पहले तो किंग एगोन द थर्ड को एकदम सिक्योर रखा गया था, सेफ रखने के लिए उसको, बट एगोन द थर्ड ने बाद में सभी को बता दिया कि वो अकेला एक रूम में नहीं रहेगा, उसे सभी की मदद करनी है। तो एगोन द थर्ड ने अपनी जान की परवाह करना छोड़ दिया और उसने सीधा रेड किप को सभी के लिए ओपन कर दिया। और यहाँ पर ऐसा मान दो कि रेड किप का कैसल एक बड़ा हॉस्पिटल बन गया। एगोन द थर्ड सभी की अच्छी तरीके से सेवा करने लगा। वो जो भी ओरवाइल कहते वो सब करता और उनकी वो मदद करता। एगोन द थर्ड, गेमॉन पेल हेयर और ओरवाइल ऐसे सभी वहां पर रेड किप में सबकी मदद करने लगे। एगोन द थर्ड ने वहां पर गरीबों में कपड़े बांटे, अपने किचन का खाना गरीबों को खिलाया। वो कितने भी गरीब क्यों ना हो और विंटर फेयर होने का कितना भी डर क्यों ना हो, किंग एगोन द थर्ड उन सभी से खुद जाके मिलता। एगोन द थर्ड जिनको मिला उनमें से कुछ कुछ लोग बच भी जाने लग गए और उसी कारण पूरे किंग्स लैंडिंग में एक ऐसी रूमर फैलने लगी कि एगोन द थर्ड का सिर्फ हाथ लगना मतलब तुम बच सकते हो। कई लोग कहने लगे कि छोटे राजा एगोन द थर्ड का हाथ मतलब हीलिंग हैंड्स है, उसके हाथ अगर किसी को छुएंगे तो इंसान बच सकता है, हील हो सकता है। तो छोटे राजा एगोन द थर्ड के हीलिंग हैंड्स यहाँ वहां पर मदद कर रहे थे स्मॉल फोक की। बट एक दिन ऐसा आ गया कि एगोन द थर्ड के हीलिंग हैंड्स उसी के हैंड ऑफ द किंग टाइलैंड लैनिस्टर को चाहिए थे, क्योंकि टाइलैंड बेड रिडन हो गए और उन्हें भी विंटर फीवर आ गया। जैसे ही ये न्यूज एगोन द थर्ड को पता चली तो एगोन भाग के अपने हैंड ऑफ द किंग टाइलैंड से जाके मिला। वहां पर टाइलैंड लैनिस्टर एक बेड पे लेटे हुए थे, तो किंग एगोन द थर्ड उनके साइड में बैठता है और उसने अपने हाथों में अपने हैंड का हाथ लिया और उनके आखिरी पलों में एगोन द थर्ड ने उन्हें सहारा दिया। वहीं पर सेप्टन यूस्टस भी थे और उन्होंने इस लम्हे को अपनी आंखों से देखा। ऑलमोस्ट 20 घंटों तक छोटा राजा एगोन द थर्ड अपने हैंड ऑफ द किंग
टाइलैंड लैनिस्टर के साइड में बैठा रहा और इवेंचुअली विंटर फीवर से ही टाइलैंड लैनिस्टर की मौत हुई। एंड जस्ट लाइक दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड कैरेक्टर स्टोरी ऑफ एंटायर फायर एंड ब्लड बुक एंड्स हियर। ये टाइलैंड लैनिस्टर इजीली वन ऑफ माय फेवरेट साइड कैरेक्टर ऑफ एंटायर फायर एंड ब्लड बुक रहा बिकॉज उसकी कहानी मतलब एकदम ही इंटरेस्टिंग। वो डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर के शुरुआत में एक ग्रीन्स का सपोर्टर था। टाइलैंड लैनिस्टर असल में एगोन द सेकंड का ग्रीन्स के साइड का एक बहुत ही खास आदमी रहा था और उसने एक जमाने में एक्चुअली एगोन द सेकंड को सीधा कह दिया था कि एगोन द थर्ड को तुम्हें मारना चाहिए। योर ग्रेस, मैं तो कहता हूँ कि उस बच्चे एगोन द यंगर को जिंदा ही क्यों रखा है, उसे अभी के अभी मार दिया जाए। वो एक ट्रेटर का बेटा है। बट लाइफ में उसके कुछ ऐसा हुआ कि जिस एगोन द थर्ड को मारने की सलाह उसने एगोन द सेकंड को दी थी, उसी एगोन द थर्ड के लिए इवेंचुअली ये टाइलैंड लैनिस्टर एक लॉयल हैंड ऑफ द किंग बना। टाइलैंड लैनिस्टर की कभी शादी नहीं हुई और ना ही उसके बच्चे हुए। कईयों को ये हुडेड हैंड ज्यादा पसंद नहीं था, बट एगोन द थर्ड का इस टाइलैंड लैनिस्टर पे बेहद बिना झिझक कर विश्वास होता क्योंकि एगोन द थर्ड का उसने भरोसा जीता था। किंग एगोन द थर्ड हमेशा बचपन में अपने सैड रहा क्योंकि उसके साथ कई ट्रॉमेटिक चीजें हुई थी, तो उस ट्रॉमा में से बाहर निकलने में टाइलैंड लैनिस्टर ने उसे काफी मदद की। ये टाइलैंड लैनिस्टर मतलब एगोन द थर्ड का एक इमोशनल सपोर्ट था और वही अकेला था जो पूरे स्मॉल काउंसिल में से एगोन द थर्ड को राज कारोबार की चीजें सिखा था। एक तरीके से क्रेगन स्टार्क के जाने के बाद में एगोन द थर्ड के लिए रेड कीप में अगर कोई दूसरा फादर फिगर बना था तो वो सिर्फ और सिर्फ ये टाइलैंड लैनिस्टर रहा था। जैसे कि मशरूम और कई लोगों ने हमें बताया कि एगोन द थर्ड हमेशा सैड ही रहता और उसे किसी में भी दिलचस्पी नहीं थी, बट टीचर टाइलैंड लैनिस्टर के वजह से एगोन द थर्ड कई सारे चीजों में इंटरेस्ट लेने लगा था। बट जैसे ही टाइलैंड लैनिस्टर यहाँ पर मारा गया तो किंग एगोन द थर्ड के सोल का और एक हिस्सा बहुत ही ब्रूटली मारा गया। किंग एगोन द थर्ड अभी अपने ट्रॉमा में से रिकवर हो ही रहा था कि अभी उसे इस और एक ट्रॉमा को झेलना पड़ा। अभी हुडेड हैंड टाइलैंड लैनिस्टर के मौत के बाद में ऐसा हो गया है कि एगोन द थर्ड का किंग्स लैंडिंग में वैसे कोई भी भरोसेमंद आदमी वहां पर रेड कीप में मौजूद ही नहीं था। अगर इस समय पर कोई है तो वो है सिर्फ लॉर्ड अनविन पीक, और इस कमीने शातिर बंदे को विंटर फीवर ने कुछ भी नहीं किया था। अनविन पिक इज अलाइव एंड वेल और किंग्स लैंडिंग पर इस समय पर उसी का रूल आ गया था। तो इस विंटर फीवर से एक झटके में पूरे वेस्टरोस का मोस्ट पावरफुल पर्सन आफ्टर एगोन द थर्ड बना है अनविन पिक, और उसका जलवा अभी शुरू होने वाला है। तो we'll see about that in the next episode. Until then, bye and take care.